नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के स्मार्ट क्लासेस फॉर एग्ज़ाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस, आरओ, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस आदि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को और इन्हीं परीक्षाओं में आगामी पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को समाहित करते हुए टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किए हुए हैं। और इसी क्रम में आज का हमारा प्रश्न है, भारत में प्राकृतिक संकट और आपदाएं और नदी तंत्र। और इसमें प्रश्न संख्या 1 है, भारत में किस नदी का अपवाह प्रतिरूप आयताकार होता है? ए कोसी नदी, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी ताप्ती। तो भारत में जो कोसी नदी है इसका अपवाह प्रतिरूप आयताकार होता है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। कोसी का अपवाह रूप प्रतिरूप आयताकार होता है। इसमें मुख्यतः मुख्य धारा और उसकी शाखाएं आयताकार ढंग से वितरित होती हैं। गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती अध्यारोपित इनमें ये जो गोदावरी, कृष्णा और ताप्ती हैं, इनमें अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है और कोसी नदी में आयताकार अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, भारत की कौन सी नदी का अपवाह प्रतिरूप अध्यारोपित है? ये गोदावरी, बी यमुना, सी कावेरी, डी झेलम। अभी हमने पहले प्रश्न में ही देख लिया है कि गोदावरी नदी का अपवाह प्रतिरूप अध्यारोपित है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। गोदावरी नदी का अपवाह प्रतिरूप अध्यारोपित है, जिसमें पुरानी धारा के ऊपर नई धारा बहती है। प्रश्न संख्या 3 है, भारतीय उपमहाद्वीप में बाढ़ की प्रमुख समस्या किस क्षेत्र में होती है? ये पश्चिमी भारत, बी उत्तर पूर्वी भारत, सी दक्षिणी भारत, डी मध्य भारत। भारत में बाढ़ की प्रमुख समस्या उत्तर पूर्वी भारत में होती है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, उत्तर पूर्वी भारत में बाढ़ की प्रमुख समस्या होती है, विशेषकर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। प्रश्न संख्या 4 है, भारत के किन झीलों को लैगून या अनूप झीलें कहा जाता है? ये वुलर झील, बी चिल्का झील, सी डल झील, डी नैनीताल झील। भारत की जो ये चिल्का झील है इसको लैगून या अनूप झीलें कहा जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। चिल्का झील को लैगून या अनूप झीलें कहा जाता है, जो एक समुद्री झील है और समुद्री जल से जुड़ा होता है। लैगून झीलें समुद्री जल से ही बनती हैं। जब समुद्री जल का पानी ज्वार भाटा के कारण या किसी सुनामी के कारण या किसी अन्य कारण से वहाँ के समुद्र के आसपास के झीलों में भर जाता है और वह समुद्र में वापस नहीं जा पाता, तो ऐसे झील को लैगून या अनूप झील कहते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, भारत की किस नदी का अपवाह प्रतिरूप पूर्वानुवर्ती होता है? ए गंगा, बी गोदावरी, सी ब्रह्मपुत्र, डी यमुना। भारत की ये गंगा नदी जो है इसका अपवाह प्रतिरूप पूर्वानुवर्ती होता है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। पूर्वानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप का मतलब ये है कि वहाँ हिमालय पर्वत के निर्माण के पहले भी वो गंगा उसी तरीके से बहती थी, उसी दिशा में बहती थी। गंगा नदी का अपवाह प्रतिरूप पूर्वानुवर्ती होता है, जिसमें मुख्य धारा पुराने मार्ग का अनुसरण करती है। प्रश्न संख्या 6 है, भूस्खलन की रोकथाम के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है? ये वनारोपण, दो बी सड़क निर्माण, सी बांध और डी जल संरक्षण। तो भूमि स्खलन की रोकथाम के लिए सबसे प्रभावी उपाय है वनारोपण। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। भूस्खलन को रोकने के लिए वनारोपण सबसे प्रभावी उपाय है, क्योंकि पेड़ जड़ों के माध्यम से मिट्टी को स्थिर रखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, सुनामी की लहरें किस प्रकार के भूकंपीय तरंगों द्वारा उत्पन्न होती हैं? पी तरंगे, बी एफ तरंगे, सी समुद्री तरंगे, डी सतह तरंगे। जो सुनामी की लहरें हैं ये सतही तरंगों द्वारा भूकंपीय तरंगों द्वारा उत्पन्न होती हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या डी,
सुनामी की लहरें फतह तरंगों द्वारा उत्पन्न होती हैं जो समुद्री भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होती है। प्रश्न संख्या 8 है, शुष्क अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु की विशेषता क्या है? ए, गर्मी में अधिक वर्षा और ठंड में सूखा। बी, गर्म और ठंडी दोनों में गर्मी और ठंड दोनों में सूखा। सी, समान रूप से वर्षा। डी, केवल ठंड में वर्षा। गर्मी अर्ध और शुष्क स्टेपी जलवायु की विशेषता यह है कि गर्मी और ठंड दोनों में सूखा रहता है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। शुद्ध अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु में गर्मी और ठंड दोनों में सूखा रहता है, जैसे कि राजस्थान में देखा जाता है। प्रश्न संख्या 9 है, भारतीय हिमालय में किस नदी का प्रवाह तंत्र है? ए, गंगा। बी, यमुना। सी, ब्रह्मपुत्र। डी, सिंधु। ये भारतीय हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह तंत्र भारतीय हिमालय क्षेत्र में प्रमुख है और इसके विस्तृत जलस्रोत हैं। प्रश्न संख्या 10 है, किस प्रकार के झील वायु द्वारा निर्मित होती है? ये, ज्वालामुखीय झील। बी, विवर्तनिक झील। सी, लैगून झील। डी, डोलोमाइट झील। ये लैगून झील जो है ये वायु द्वारा निर्मित होती है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। लैगून झीलें वायु की क्रिया द्वारा निर्मित होती हैं और आमतौर पर समुद्री तटों में पर पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 11 है, भारत में ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? ए, कर्नाटक। बी, उत्तर पूर्वी राज्य भारत। सी, उत्तर भारत। डी, गुजरात। भारत में ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित क्षेत्र उत्तर पूर्वी भारत है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। उत्तर पूर्वी भारत में ज्वालामुखी क्रिया क्षेत्र शामिल हैं, जैसे कि मणिपुर और नागालैंड में। प्रश्न संख्या 12 है, भारत में भूकंपीय जोन 5 किस क्षेत्र को दर्शाता है? ये, उत्तर पूर्वी भारत। बी, पश्चिमी घाट। सी, दक्षिणी भारत। डी, कच्छ का रण। भारत के जो भूकंपीय जोन 5 है ये कच्छ का रण को दर्शाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या डी। भूकंपीय जोन 5 अधिकतम प्रभाव क्षेत्र को दर्शाता है और इसमें कच्छ का रण शामिल है, जो भूकंपीय गतिविधियाँ जहाँ भूकंपीय की गतिविधियाँ बहुत अधिक हैं। प्रश्न संख्या 13 है, भारत में सबसे बड़ी और प्रमुख नदी घाटी कौन सी है? ये, गंगा घाटी। बी, यमुना घाटी। सी, गोदावरी घाटी। डी, नर्मदा घाटी। भारत में सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख नदी घाटी गंगा घाटी है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। गंगा घाटी भारत की सबसे बड़ी और प्रमुख नदी घाटी है, जिसमें कई प्रमुख नदी प्रणालियाँ शामिल हैं। प्रश्न संख्या 14 है, भारत में भूक्षरण एरोजन से संबंधित किस क्षेत्र को विशेष रूप से पहचाना जाता है? ये, हिमालय। बी, गंगा घाट। ये, हिमालय क्षेत्र। बी, गंगा घाटी। सी, पश्चिमी घाट। डी, कर्नाटक। भारत का ये जो पश्चिमी घाट है ये भूक्षरण यानी कि एरोजन से संबंधित क्षेत्र है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। पश्चिमी घाट क्षेत्र को भूक्षरण के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, जहां भारी वर्षा के कारण भूमि में गहरी कटाव होती है। प्रश्न संख्या 15 है, भारत में प्रमुख अफवाह प्रतिरूप अरीय अफवाह प्रतिरूप किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये, पश्चिमी घाट। बी, हिमालय क्षेत्र। सी, गंगा यमुना दोआब। डी, कर्नाटक पठार। भारत के जो पश्चिमी घाट है इसका जो अफवाह प्रतिरूप है ये अरीय अफवाह प्रतिरूप पाया जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। पश्चिमी घाट क्षेत्र में अरीय अफवाह प्रतिरूप पाया जाता है, जिसमें नदी की धारा एक ओर से दूसरी ओर प्रवाहित होती है। प्रश्न संख्या 16 है, उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट वायुधारा किस प्रकार की जलवायु में प्रभावी होती है? ये, शीतकालीन जलवायु। बी, ग्रीष्मकालीन जलवायु। सी, वर्षा ऋतु जलवायु। डी, शरद ऋतु जलवायु। उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट वायुधारा ये शीतकालीन जलवायु में अधिक प्रभावी होती है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ
जेट वायुधारा शीतकालीन जलवायु में प्रभावी होती है और ठंडी हवाओं को प्रभावित करती हैं। प्रश्न संख्या 17 है, भारत में किस क्षेत्र को भूकंपीय जोन 5 के अंतर्गत रखा गया है? ए हिमालयी क्षेत्र, बी भारतीय उपमहाद्वीप, सी कक्ष, डी दक्षिण भारत। भारत का जो हिमालयी क्षेत्र है इसको भूकंपीय जोन 5 में रखा गया है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, हिमालयी क्षेत्र। भूकंपीय जोन 5 उच्चतम प्रभाव क्षेत्र को दर्शाता है और इसमें हिमालय क्षेत्र शामिल है जो भूकंपीय गतिविधियों के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। प्रश्न संख्या 18 है, भारत में बाढ़ के सबसे प्रभावित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? ये उत्तर बिहार, बी पूर्वी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी असम। दोस्तों ये कॉमन सेंस का बिल्कुल प्रश्न है। तो राजस्थान में सूखा ही रहता है तो ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में होगा ही नहीं। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, राजस्थान के प्रमुख जलवायु सूखी है, इसके लिए यहाँ बाढ़ के प्रभाव कम होते हैं, जबकि उत्तर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और असम बाढ़ के लिए अधिक प्रभावित हैं बाढ़ से। प्रश्न संख्या 19 है, भूकंपीय भ्रंश के क्या प्रभाव हैं? ए भूकंप की तीव्रता में वृद्धि, बी भूकंप की तीव्रता में कमी, सी भूकंपीय तरंगों की दिशा में परिवर्तन, डी भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति में मदद। भूकंपीय भ्रंश जो है ये भूकंप की तीव्रता में वृद्धि होती है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, भूकंप की तीव्रता में भूकंपीय भ्रंश भूकंप की तीव्रता में वृद्धि कर सकते हैं क्योंकि ये भ्रंश भूकंपीय तरंगों को तेज कर देते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, सतत विकास एजेंडा 2023 में सामाजिक समावेश का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये सभी नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देना, बी सभी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, सी आपदा जोखिम में कमी लाना, डी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। भारत का ये जो सतत विकास एजेंडा 2023 है इसमें सामाजिक समावेश का मुख्य उद्देश्य है सभी नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देना। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, सतत विकास एजेंडा 2023 में सामाजिक समावेश का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देना है ताकि सामाजिक और आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके। प्रश्न संख्या 21 है, भारत में किस प्रकार के सूखा को कृषि सूखा के रूप में जाना जाता है? ए जल विज्ञान संबंधी सूखा, बी मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, सी कृषि सूखा, डी पारिस्थितिक सूखा। भारत का जो कृषि सूखा है इसी को कृषि सूखा के ही नाम से जाना जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, कृषि सूखा तब होता है जब फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक वर्षा की मात्रा कम होती है जिसमें कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। प्रश्न संख्या 22 है, भारत की किस झील को हिमानी द्वारा निर्मित झील के रूप में जाना जाता है? ए ऊदल झील, बी डल झील, सी चिल्का झील, डी उलर झील। भारत की जो डल झील है इसको हिमानी द्वारा निर्मित झील के रूप में जाना जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, ये जम्मू कश्मीर में है। डल झील जम्मू और कश्मीर में स्थित है और इसे हिमानी द्वारा निर्मित झील माना जाता है। प्रश्न संख्या 23 है, भारत में सूखा के कितने प्रमुख प्रकार होते हैं? एक है 2, बी 3, सी 4, डी 5। भारत में 5 प्रमुख सूखे के प्रकार हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या डी, 4। तो सही आंसर है विकल्प संख्या सी, इसमें भी गलत दिया गया है। 4 प्रकार होते हैं भारत में सूखे के प्रमुख प्रकार हैं। एक है ये मौसम संबंधी सूखा, दूसरा है कृषि सूखा, तीसरा है जल विज्ञान संबंधी सूखा और चौथा है पारिस्थितिक सूखा। प्रश्न संख्या 24 है, भारत की कौन सी नदी का अपवाह प्रतिरूप वृक्षाकार होता है? ए गंगा, बी गोदावरी, सी यमुना, डी कृष्णा। तो इसमें से कोई भी नदी ऐसी नहीं है जिसका अपवाह प्रतिरूप वृक्षाकार होता है, तो इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। बाकी डिटेल में देखते हैं क्या लिखा गया है। नहीं,
इसमें से 3 नदियां हैं, गंगा, यमुना और गोदावरी, जिसका अपोह प्रतिरूप वृक्षाकार होता है। तो इसमें एक से ऐसा कोई विकल्प है नहीं कि जिसमें एक से अधिक हो, तो इसके लिए आंसर इसमें से कुछ भी नहीं होगा। गंगा, गोदावरी और कृष्णा तीनों नदियों का अपोह प्रतिरूप वृक्षाकार है, जिसमें मुख्य धारा से शाखाएँ निकलती हैं। ये यमुना वृक्षाकार नहीं है, बाकी गंगा, गोदावरी और कृष्णा ये वृक्षाकार अपोह प्रतिरूप है इनका। प्रश्न संख्या 25 है, भारत में किस नदी का अपोह तंत्र प्रायद्वीपीय तंत्र का उदाहरण है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गोदावरी, डी सिंधु। भारत की ये जो गोदावरी नदी है इसका अपोह तंत्र प्रायद्वीपीय तंत्र है। सही आंसर विकल्प संख्या सी। गोदावरी नदी का अपोह तंत्र प्रायद्वीपीय तंत्र का एक प्रमुख उदाहरण है, जिसमें नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। प्रश्न संख्या 26 है, भारत में कौन सी नदी सिंधु तंत्र का हिस्सा है? ए गंगा, बी यमुना, सी रावी, डी ब्रह्मपुत्र। तो ये जो चारों विकल्प दिए गए हैं इसमें से रावी नदी सिंधु नदी तंत्र का सिंधु तंत्र का हिस्सा है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। सिंधु का तंत्र का हिस्सा है किशनगंगा और गिलगिट, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। लेकिन इसमें केवल रावी नदी दिया गया है इसमें से, तो सही आंसर है विकल्प संख्या सी। रावी नदी सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है। यह हिमालय क्षेत्र से निकलकर पाकिस्तान की ओर बहती है। प्रश्न संख्या 27 है, वृक्षाकार अपोह प्रतिरूप किस प्रकार के भू आकृतिक क्षेत्र में पाया जाता है? ए पहाड़ी क्षेत्र, बी समतल मैदान, सी मरुस्थल, डी तटीय क्षेत्र। जो ये पहाड़ी क्षेत्र है, वृक्षाकार अपोह प्रतिरूप पहाड़ी क्षेत्र के भू आकृति क्षेत्र में पाया जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। वृक्षाकार अपोह प्रतिरूप पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, जहां नदियां विभिन्न शाखाओं की तरह फैल जाती हैं। प्रश्न संख्या 28 है, कौन सी झील ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित होती है? ए हवाई झील, बी चिल्का झील, सी लोनार झील, डी ऊपरी झील। तो भारत की ये जो लोनार झील है ये ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। लोनार झील ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील है जो उत्तराखंड में स्थित है। ये तो गलत दिए गए हैं, यहाँ लोनार झील तो महाराष्ट्र में है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा हुआ है, कुछ का मानना है कि ये उल्कापिंड गिरने के कारण लोनार झील का निर्माण हुआ है और लोनार झील महाराष्ट्र में है। भारत में प्रमुख नदी घाटियों में कौन सी नदी घाटी गंगा घाटी के नाम से जानी जाती है? ये पश्चिमी घाट, बी उत्तर पूर्वी घाट, सी गंगा और उसकी सहायक नदियों की घाटी, डी सिंधु घाटी। भारत की ये जो गंगा और उसकी सहायक नदियों की घाटी है ये गंगा घाटी के नाम से जानी जाती है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। गंगा घाटी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र है जो भारत की एक प्रमुख घाटी है। प्रश्न संख्या 30 है, पश्चिमी जेट वायु धारा का भारतीय मौसम पर क्या प्रभाव होता है? ए ग्रीष्मकाल में अधिक गर्मी लाना, बी वर्षा की तीव्रता बढ़ाना, सी शीतकाल में ठंडक लाना, डी मानसून के मौसम को प्रभावित करना। पश्चिमी जेट वायु धारा ये मानसून के मौसम को प्रभावित करती है। सही आंसर है विकल्प संख्या डी। पश्चिमी जेट वायु धारा मानसून के मौसम को प्रभावित करती है। यह वायु धारा ठंडी और नम हवा को लेकर आती है जो मानसून की सक्रियता को बढ़ा देती है। प्रश्न संख्या 31 है, अध्यारोपित अपोह प्रतिरूप किस भू आकृति क्षेत्र में पाया जाता है? ये पहाड़ी क्षेत्र, बी समतल मैदान, सी मरुस्थल, डी तटीय क्षेत्र। तो जो अध्यारोपित अपोह प्रतिरूप है ये पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, पहाड़ी क्षेत्र। अध्यारोपित अपोह प्रतिरूप पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है जहां नदी घाटियों पर ऊंचाई के बल के कारण विभिन्न प्रवाह शैलियाँ बनती हैं। प्रश्न संख्या 32 है, भारत में किस क्षेत्र में भूस्खलन का अधिक प्रभाव देखा जाता है?
ये पश्चिमी घाट, बी गंगा यमुना दोआब, सी कर्नाटक, डी थार मरुस्थल। तो भारत का ये जो पश्चिमी घाट है इसमें भूस्खलन अधिक पाया जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। पश्चिमी घाट में भारी वर्षा और ढलान के कारण भूस्खलन की घटनाएं अधिक होती हैं। प्रश्न संख्या 33 है, भारत के कौन से क्षेत्र में लैगून झीलें पाई जाती हैं? ये उत्तर भारत, बी दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्र, सी पूर्वी भारत, डी पश्चिमी भारत। तो ये जो लैगून झीलें हैं ये दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्र में अधिक पाई जाती हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में लैगून झीलें पाई जाती हैं, जैसे कि चिल्का झील उड़ीसा में है। प्रश्न संख्या 34 है, भारत में कौन सा नदी तंत्र सिंधु तंत्र कहलाता है? ए गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ, बी ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियाँ, सी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ, डी गोदावरी नदी और उसकी सहायक नदियाँ। तो भारत का ये जो सिंधु तंत्र है ये सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ कहलाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या, यानी कि जो सिंधु और उसकी सहायक नदी हैं यही मिलकर ये सिंधु तंत्र कहलाती हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। प्रश्न संख्या 35 है, भारत की किन नदियों का अपवाह तंत्र प्रायद्वीपीय तंत्र में आता है? ये गंगा और यमुना, बी गंगा और ब्रह्मपुत्र और सतलज, सी गोदावरी और कृष्णा, डी झेलम और चिनाब। तो ये जो गोदावरी और कृष्णा है इसका अपवाह तंत्र प्रायद्वीपीय तंत्र में आता है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। गोदावरी और कृष्णा नदियाँ प्रायद्वीपीय तंत्र का हिस्सा हैं और पश्चिमी घाट के पूर्व की ओर बहती हैं। प्रश्न संख्या 36 है, भारत में भूकंपीय जोन 4 का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ये उत्तर पूर्वी भारत, बी पश्चिमी घाट, सी पंजाब, डी राजस्थान। भारत का ये जो उत्तर पूर्वी भारत है ये भूकंपीय जोन 4 के प्रमुख क्षेत्र में आता है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। उत्तर पूर्वी भारत भूकंपीय जोन 4 मुख्यतः उत्तर पूर्वी भारत में फैला है, जहां भूकंपीय गतिविधियां अपेक्षाकृत अधिक हैं। प्रश्न संख्या 37 है, भारत में किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिक आते हैं? ये पश्चिमी तट, बी उत्तरी तट, सी पूर्वी तट, डी दक्षिणी तट। तो भारत का ये जो पूर्वी तट है ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिक आते हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, पूर्वी तट। भारत के पूर्वी तट विशेषकर बंगाल की खाड़ी के ऊपर उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिक आते हैं। सही आंसर है तो सी लगा ही दिया है। प्रश्न संख्या 38 है, सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 के 30 का एक प्रमुख बिंदु क्या है? ए आपदा राहत की त्वरित कार्रवाई, बी आपदा जोखिम में कमी की योजना बनाना, सी आपदा प्रक्रिया प्रबंधन को सशक्त बनाना, डी आपदा प्रबंधन में निजी क्षेत्रों की भागीदारी। सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 के 30 के प्रमुख बिंदु है आपदा जोखिम में कमी की योजना बनाना। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 के 2030 का प्रमुख बिंदु आपदा जोखिम में कमी की योजना बनाना और लागू करना है। प्रश्न संख्या 39 है, भूकंप न्यूनीकरण के तहत कौन सा उपाय लागू किया जाता है? ए भूकंप मापने का यंत्र लगाना, बी भूकंपीय जोनों को नक्शा बनाना, सी भूकंप रोधी इमारतें बनाना, डी भूकंप पूर्वानुमान करना। भारत का जो न्यूनीकरण है इसके तहत भूकंप रोधी इमारतें बनाना है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। भूकंप न्यूनीकरण के उपायों में भूकंप रोधी इमारतें बनाना महत्वपूर्ण है, जिससे भूकंप के प्रभाव को कम किया जा सके। प्रश्न संख्या 40 है, कौन सा प्रवाह प्रतिरूप नदी द्वारा निर्माण किया जाता है जो समानांतर दिशा में बहता है? ए अरीय, बी वृक्षाकार, सी समानांतर, डी आयताकार। जो ये समानांतर अपवाह प्रतिरूप है ये
नदी एक समांतर दिशा में बहता है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। समानांतर अपवाह प्रतिरूप तब बनता है जब नदियां समानांतर दिशा में बहती हैं, जो मुख्यतः ऊंचाई और ढलान के कारण होता है। प्रश्न संख्या 41 है, पूर्वानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप किस भू आकृतिक क्षेत्र में पाया जाता है? ए तटीय क्षेत्र, बी पहाड़ी क्षेत्र, सी मरुस्थल, डी समतल क्षेत्र। तो जो ये पूर्वानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप है यह पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, जो है गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र सिंधु, ये सारी नदियाँ हैं। पूर्वानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ नदी घाटियों में वृद्धि होती है। प्रश्न संख्या 42 है, हिमानी द्वारा निर्मित झीलों के उदाहरण में कौन सी झील शामिल है? ए चिल्का झील, बी मनफर झील, सी नैनीताल झील, डी लोकटक झील। जो नैनीताल झील है यह हिमानी द्वारा निर्मित झीलों का उदाहरण है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। नैनीताल झील हिमानी गतिविधियों द्वारा निर्मित एक प्रमुख झील है। प्रश्न संख्या 43 है, भारत में कौन सी नदी तंत्र प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गोदावरी और डी यमुना। भारत के जो गोदावरी नदी तंत्र है यह प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय तंत्र का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसमें नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। प्रश्न संख्या 44 है, सतत विकास एजेंडा 2030 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये आपदा प्रबंधन को सशक्त बनाना, बी प्राकृतिक संसाधनों की बचत, सी सतत विकास और सामाजिक समावेश, डी आपदा पूर्वानुमान में सुधार। तो ये जो सतत विकास एजेंडा 2023 है इसका मुख्य उद्देश्य है सतत विकास और सामाजिक समावेश। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। सतत विकास एजेंडा 2030 का मुख्य उद्देश्य सतत विकास और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना है, ताकि विकास के लाभ सभी वर्गों तक पहुंच सकें। प्रश्न संख्या 45 है, गंगा तंत्र में कौन सी नदी प्रमुख नदी शामिल नहीं है? ये गंगा, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र, डी घाघरा। तो गंगा नदी तंत्र में ये ब्रह्मपुत्र नदी शामिल नहीं है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। ब्रह्मपुत्र गंगा तंत्र का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह अपने स्वयं के तंत्र का हिस्सा है। प्रश्न संख्या 46 है, भूस्खलन के दुष्परिणामों में शामिल नहीं है। ये भूमि का क्षय, बी वनस्पति की हानि, सी भूमि की उपस्थिति में वृद्धि, डी बुनियादी ढांचे को नुकसान। तो भूस्खलन से भूमि का क्षय होता है, वनस्पति की हानि भी होती है, बुनियादी ढांचों का नुकसान भी होता है, लेकिन इसमें भूमि की उपस्थिति की भी हानि होती है, वृद्धि नहीं होती। इसलिए सही आंसर है विकल्प संख्या सी। भूस्खलन से भूमि का क्षय, वनस्पति की हानि, बुनियादी ढांचे को नुकसान होता है, परंतु भूमि की उपस्थिति में वृद्धि नहीं होती, बल्कि इसमें भी नुकसान होता है। प्रश्न संख्या 47 है, ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ये सुबनसिरी, बी धनसिरी, सी मानस, डी संकोश। तो ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी सुबनसिरी है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, सुबनसिरी। इसकी लंबाई 422 किलोमीटर है और ये ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और धनसिरी, इसकी लंबाई 352 किलोमीटर है धनसिरी की, और इसके जल क्षेत्र में इंटक राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। धनसिरी के जल क्षेत्र में इंटक राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। और धनसिरी की जो सहायक नदी है मोरा धनसिरी, इसके मार्ग में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। यानी कि धनसिरी ये इंटक राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है और इसकी सहायक नदी मोरा धनसिरी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। मानस नदी की लंबाई 376 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 104 किलोमीटर है। यह भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है, बड़ी नहीं, सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। संकोश नदी, इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है
और भारत में 107 किलोमीटर है संकोख नदी की लंबाई। यह यानी कि संकोख नदी असम और बांग्लादेश की सीमा पर ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। यानी कि प्रश्न पूछा जाए असम और बांग्लादेश की सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो संकोख नदी बनाती है। प्रश्न संख्या 48 है, कौन सी नदी सिंधु तंत्र में शामिल नहीं है? ए चिनाब, बी रावी, सी झेलम, डी गोदावरी। तो इसमें गोदावरी नदी जो है ये सिंधु तंत्र में शामिल नहीं है। सही आंसर है विकल्प संख्या डी, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय नदी है। गोदावरी सिंधु तंत्र का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का हिस्सा है। प्रश्न संख्या 49 है, भारत में बाढ़ के प्रभावित क्षेत्र की विशेषता क्या है? ए समुद्री तट पर स्थित क्षेत्र, बी जलवायु बदलने वाले क्षेत्र, सी नदी घाटियों वाले क्षेत्र, डी पर्वतीय क्षेत्र। तो भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नदी घाटियों वाले क्षेत्र हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, नदी घाटियों वाले क्षेत्र। बाढ़ आमतौर पर नदी घाटियों में होती है, जहां अत्यधिक वर्षा और नदियों का उफान पानी की अत्यधिक मात्रा का कारण बनता है। प्रश्न संख्या 50 है, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप की विशेषता क्या होती है? ये पेड़ की शाखाओं जैसे फैलाव, बी समानांतर धाराएं, सी घुमावदार धाराएं, डी आयताकार धाराएं। वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप ये इनकी विशेषता है कि पेड़ की शाखाओं की तरह फैले होते हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप में नदियाँ और छोटी धाराएं पेड़ की शाखाओं की तरह फैल जाती हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में सामान्य बात है। तो दोस्तों आज का टेस्ट हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसी तरीके के टेस्ट को लगातार पाने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस कॉल एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी समय पर, इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।